नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विंड टरबाइन, जिसको हिंदी में पवन चक्की कहते हैं। ये कैसे काम करती है, इसका फुल एक्सप्लेनेशन जानेंगे। इसका वर्किंग मैकेनिज्म कैसा है, इस कैसे इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करती है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो शुरू करने से पहले आज का एक सवाल देख लेते हैं। आपको सिंपली ये बताना है कि इंडिया की जो विंड पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वाया विंड पावर, वो कितनी है, उसमें रैंकिंग क्या है वर्ल्ड में। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। इसका जो भी आंसर है, इसका मैं लास्ट में वीडियो क्लास में तो दे ही दूंगा, साथ में वीडियो में भी इसका आंसर छुपा हुआ है। तो वीडियो पूरा देखें, वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विंड एनर्जी का हम लोग एंशिएंट समय से यूज करते आ रहे हैं। 5000 BC अगर इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात कर ले तो उस समय जो बोट्स होते थे उसको प्रोपेल करने के लिए उसके ऊपर ये पाल जैसा लगा दिया जाता था। उसके विंड एनर्जी से ये इस पाल को ढकलता, उसके कारण ये पूरा नाव चलती थी। तो ये काफी पुरानी टेक्निक है विंड एनर्जी को यूज करके नाव को प्रोपेल करना। नाइल रिवर का ये एग्जाम्पल, नाइल रिवर में काफी यूज होता था इजिप्शियन सिविलाइजेशन में। और भी जगह यूज होता था। ट्रेड पहले इसी तरह से होते थे, जब तक कि मोटर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जो इसमें टरबाइन लगती है उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब तक इसी का यूज किया जाता था। उसके बाद और देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज में और इंडिया में भी विंड मिल का काफी यूज होता था। इसमें क्या होता था कि एयर के द्वारा ये जो पवन चक्की है ये गोल गोल नाचती थी, उसके कारण ये नीचे रॉड से कनेक्टेड रहता था और ये नीचे में मिलिंग का काम होता था। जैसे ग्रेन्स को मिल करना हुआ, पिसना हुआ, या फिर उसको उसके हस्क से अलग करना हुआ, ये सब चीज यूज किया जाता था। साथ में इसमें वाटर पंप का भी सेटअप कर दिया जाता था। तो वाटर पंप से वाटर निकालने का भी, अंडरग्राउंड वाटर निकालना या वेल से पानी निकालना, तो वो भी इससे काम लिया जाता है। जैसे मैंने बताया कि वाटर पंप का भी यूज करते थे। उसके साथ वुड कटिंग, सॉ मिल, ये सब का, क्योंकि ये एक तरह से रोटेटिंग विंड एनर्जी को रोटेटिंग एनर्जी बदल देता था। और ये रोटेटिंग है, इसकी जो शाफ्ट इससे कनेक्टेड रहती थी वो भी रोटेट करती थी। उसके साथ हम कुछ भी यूज कर सकते हैं रोटेटिंग से, के साथ हम वाटर पंप कर लें या फिर सॉ मिल की तरह लकड़ी की कटिंग के लिए सब, क्योंकि उस समय तो मोटर थी नहीं पहले के जमाने में, तो ये सब चीज के लिए इसका यूज करते थे। आज के जमाने में है कि सब मोटर पे होता है, लेकिन पहले के जमाने में ये इसका यूज किया जाता है। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन ये था कि ये विंड पे डिपेंड कर रहा था। अगर विंड नहीं चलेगी तो ये पवन चक्की नहीं चलेगी, पवन चक्की नहीं चलेगी तो हमारा काम भी नहीं। मॉडर्न यूज देखते हैं विंड एनर्जी का। तो मॉडर्न यूज में क्या किया, चीज वही चीज है। इसमें क्या किया गया कि इसके पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक टरबाइन लगा दिया जाए। ये एक बहुत छोटी साइज नहीं है, बहुत बड़ी साइज होती है। फोटो में अगर ये छोटा लग रहा है तो अलग बात है, लेकिन ये असल में बहुत बड़ी होती है। इसमें इतनी बड़ी होती है कि मेंटेनेंस के लिए इसमें आदमी भी खड़े हो सकते हैं। और असल में इसमें मैकेनिज्म क्या है कि जो एयर चलती है इस साइड से, मान लीजिए इस साइड से एयर फ्लो कर रही है, ये इसके ब्लेड्स को घुमाती है। काइनेटिक एनर्जी जो है इस एयर की, वो इसके ब्लेड्स को घुमाती है और इससे ये कनेक्ट होता है डायनेमो में, और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। एक से कम मात्रा में एनर्जी जनरेट होती है और एक साथ कई सारे लगा दिए जाते हैं, और इससे मिला के बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी उपयोग निकाली जाती है और पूरे वर्ल्ड वाइड में इसका यूज हो रहा है। कंसेप्ट क्या है, इसमें एक चीज समझ लेते हैं कि जो विंड मिल, विंड टरबाइन, विंड फार्म, इसमें क्या अंतर होता है। जो कन्वेंशनल, जो पुराने जमाने से जो यूज होते आई है विंड मिल का, तो उसको विंड मिल कहेंगे। और इसमें जो कन्वेंशनल जो यूज होता है, जैसे कि मिलिंग हो गया, वाटर पंपिंग हो गया, एक्सेट्रा, ये सब जो चीज जो यूज करते थे जो एंशिएंट जमाने में, उसको विंड मिल कहेंगे और उसको पवन चक्की हिंदी में कहते हैं। अब उसके बाद आ गई विंड टरबाइन। सिंपली वही चीज है, बस इसमें डायनेमो लगा दिया और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, तो इसको विंड टरबाइन कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इसमें टरबाइन रन कर रहा है और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। और ये कई सारे एक साथ अगर लगा दिए जाते हैं तो उसको विंड फार्म या विंड पार्क कहेंगे। जनरली ये सिंगल तो लगाई नहीं जाती, जनरली ये ढेर सारी 100, 100 और थाउजेंड्स के नंबर में भी लगा दी जाती है एक साथ। और ये लैंड पे भी लगाया जा सकता है, वाटर में भी, ऑफशोर ऑनशोर दोनों जगह लगाया जा सकता है। बस इसमें डिपेंड यही रहता है कि जहाँ पे एयर ब्लो अच्छा हो वहीं पे इसको लगाया जाए, तो ये अच्छी इलेक्ट्रिसिटी रोटेशन होगा और इससे अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब टाइप्स ऑफ विंड टरबाइन देख लेते हैं कितने। मेनली दो टाइप की होती है। जनरली दो हॉरिजॉन्टल टाइप्स, ये तो सभी जगह यही वाली लगती है। कुछ जगह बहुत रेयर केस में आपको ये देखने को मिलेगी वर्टिकल एक्सिस। इसमें चीज वही रहती है, बस इसकी एक्सिस ये इस रोटेशन पे ये घूमता है। जो एक्सिस है ये वर्टिकल होती है। इसका जो एक्सिस देख रहे हैं ये वर्टिकल रूप में नाचेगी, मतलब अर्थ के रेस्पेक्ट में लें तो ये वर्टिकल हो गया। और जब हॉरिजॉन्टल इसलिए कहते हैं कि इसकी जो एक्सिस है ये इसकी एक्सिस हो गई,
ये अर्थ के रेस्पेक्ट में ये हॉरिजेंटल है, तो इसीलिए इसको हॉरिजेंटल एक्सेस टरबाइन करेंगे, इसको वर्टिकल एक्सेस। जनरली ज्यादातर जगह हॉरिजेंटल एक्सेस वाले का ही यूज होता है। अब बात करते हैं इसकी कैपेसिटी कितनी होती है। अगर हम सिंगल पीस का ले, अगर एक सिंगल इस टरबाइन की बात करें तो इसकी कैपेसिटी होती है 1.5 से 2 मेगावाट के बीच में। वेरी कर सकता है साइज पे, कैपेसिटी पे कैसा है, एयर फ्लो कैसा हो रहा है, उस हिसाब से वेरी कर सकता है, लेकिन जनरली इसी रेंज के बीच में ये बिजली जनरेट करता है। हाइट कितनी होती है? हाइट 100 मीटर होती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ी कम भी होती है, लेकिन जनरल एक एवरेज साइज 100 मीटर या इससे अधिक ही रहती है। विंग्स लेंथ, इसकी जो विंग्स की जो लेंथ है ये लगभग 60 to 70 मीटर की हो जाती है पूरा। जितनी बड़ी विंग्स रहेगी उतना ज्यादा ये एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ये कवर करेगा, उतना ज्यादा विंड को ये कवर करेगा, तो उतना हाई स्पीड में इसको एनर्जी मिलेगी, तो उसके कारण ये एनर्जी ट्रांसफर करेगा इस टरबाइन को और इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट होगी। बेस लेंथ इज 15 मीटर इन डायमीटर। बेस लेंथ का मतलब होगा कि ये जो इसका जो पोल है, इसका जो बेस है, इसका बेस ले, अभी आगे के फिगर में मैं दिखाऊंगा इसका बेस कैसा होता है जूम करके। तो ये जो बेस लेंथ है, इसकी जो डायमीटर है, ये जो चीज देख रहे हैं, ये चीज की जो डायमीटर ये लगभग 15 मीटर की लगभग होती है। और कितना रेवोल्यूशन करता है 1 मिनट में? तो 18 रेवोल्यूशन 1 मिनट में ये कर लेता है। थोड़ा कम बेसी भी हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज 18 के आसपास रहता है। पावर, कितना पावर ये जनरेट करता है? तो 1 से 300 से 500 होम्स सिंगल यूनिट से ये जनरेट कर सकता है। सिंगल यूनिट जो है ये 24 घंटे में 300 से 500 घर को ये बिजली दे सकता है। और देखते हैं कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं इसका। सबसे पहले तो फाउंडेशन दिया जाता है जहाँ पे हमको लगाना है। अगर बैरन लैंड है या फिर हिली एरिया पे तो ज्यादा नहीं होता है, लेकिन समुद्र किनारे हो गया, ऑफशोर ऑनशोर समुद्र में भी होता है, तो सबसे पहले फाउंडेशन दिया जाता है। इसी का जो छड़ें निकाली जाती हैं जमीन से, और ये जो डायमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक ये लगभग 15 मीटर या उससे आसपास का रहता है। ये जो पिछले स्लाइड मैंने जो बात किया 15 मीटर जो बेस डायमीटर, वो यही डायमीटर होता है। यहाँ से इस तरह का जो लेंथ होता है ये लगभग 15 मीटर होता है। पहले फाउंडेशन करने के बाद इसके ऊपर क्रेन्स के मदद से इसके पोल्स लगाए जाते हैं। इस पोल्स के अंदर में भी सीढ़ी लगी रहती है, जिससे इसके ऊपर तक जो अपर वाला जो पार्ट होता है, टरबाइन वाला पार्ट, वहां तक पहुंचा जा सकता है मेंटेनेंस के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए। सबसे पहले बेस का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, फाउंडेशन करके उसका पोल्स का सेटअप किया जाता है। उसके बाद बड़ी बड़ी इसकी जो विंग्स होती है, इसको बड़े बड़े ट्रक्स पे लाद के या फिर ऑन साइड इसको पहुंचाया जाता है। उसके बाद इसका ये शाफ्ट विंग्स लाके इसका जो टरबाइन है इसको फिक्स किया जाता है क्रेन्स की मदद से, और इसके जो अटैच है, इसके जो यहाँ जो अटैचमेंट का जो दिया हुआ इसमें इसको विंग्स को अटैच कर दिया। जनरली 3 विंग्स, इससे ज्यादा भी होती है, लेकिन जनरली 3 विंग्स ही अटैच होती है। इसके बाद देखिए फिगर में जैसे ये वाला अटैच कर दिया गया, ये दूसरा लाके इसको क्रेन की मदद से एक एक करके इसको अटैच किया जाता है। ऑन साइट ही इसका अटैचमेंट होता है। ये पूरा इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है कि इसको पूरा एक साथ लाद के नहीं लाया जा सकता, इसलिए पार्ट पार्ट में लाके इसको असेंबली यहीं पे करते हैं। इस तरह से करके ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से बाद में पूरा कंप्लीट ये दिखने लगता है। और ये कोई छोटा नहीं है, ये जो शाफ्ट है इसका ये काफी बड़ा साइज का होता है। अंदर टरबाइन लगी रहती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इससे पूरा कनेक्शन होता है, और इसमें मैग्नेट्स और मोटर्स लगे रहते हैं। अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। इसके इंटरनल में क्या होता है, तो इस पूरे जो डिब्बे जैसा जो आप देख रहे हैं जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन मेन चीज होता है, इसको नकेल कहते हैं। ठीक है, आगे से देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले तो विंड आई। विंड सबसे पहले इसके ब्लेड्स को हिट करेगी और ब्लेड्स मूव करने लगेगा। ब्लेड्स मूव करेगा तो इसके जो सेंट्रल पोजीशन है इसको रोटर कहते हैं, ये रोटर्स को भी मूव कराने लगेगा। रोटर जब मूव करने लगेगा तो उसके साथ में अटैच होता है सैफ्ट। ठीक है, इसको लो स्पीड सैफ्ट कहते हैं, क्योंकि जिस स्पीड से ये रोटेट करेगा उसी के रिस्पेक्ट में ये वाला रोटेट करेगा। उसके बाद आके ये जो सैफ्ट है वो आके अटैच हो जाता है गियर बॉक्स से। गियर बॉक्स में क्या होता है कि ये इसका एम्पलीफाई कर देता है, मतलब जो रोटेशन का स्पीड है वो 100 टाइम्स तक बढ़ा देता है। जैसे साइकिल में होता है, हम एक पैडल मारते हैं और पीछे वाला चक्का जो होता है वो 10 राउंड घूम जाता है, उसी तरह से ये गियर लगा रहता है। ये 1 टर्न मारेगा, उसके रिस्पेक्ट में जो नीचे वाला जो मेन जो इसका जो गियर बॉक्स है वो इसको 100 टाइम्स में कन्वर्ट कर देता है। इसमें बहुत हाई लेवल में कन्वर्सन हो जाता है, मतलब रोटेशन का कन्वर्सन। मतलब 1 राउंड अगर ये पूरा पवन चक्की एक बार घूमता है तो ये उसको 100 टाइम्स घुमा देता है, और इसी से जनरेटर को कनेक्ट किया जाता है। जनरेटर एक तरह का डायनेमो होता है,
ये इलेक्ट्रिसिटी जो रोटेशनल एनर्जी जो है, विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है उससे इसके ब्लेड्स में रोटेशन हो गई, रोटेशन को ये कन्वर्ट कर, रोटेशनल एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देता है जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी में, और यहीं से इलेक्ट्रिसिटी मूव होती है। अच्छा, इसी के साथ एक अटैच होता रहता है ब्रेक। मान लेते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में विंड आ गई, अगर कोई आंधी चलने लगी या बहुत हाई स्पीड विंड ब्लो हो रही है, तो उसके कारण तो स्पीड बढ़ने लगेगी, तो ब्रेक इसीलिए ब्रेक दिया जाता है कि ओवर स्पीड ना हो जाए, और इसीलिए यहाँ पे ब्रेक का मैकेनिज्म होता है। अगर ओवर स्पीड होता है तो ब्रेक लगा के इसको कंट्रोल किया जाता है। इसके साथ दो चीज अटैच होते हैं, एक एनीमोमीटर, एक विंड वेन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीमोमीटर क्या काम करता है? एनीमोमीटर विंड स्पीड बताता है, और विंड वेन क्या करता है? विंड वेन विंड की डायरेक्शन बताता है। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर विंड की स्पीड थोड़ी बढ़ने लगी, धीरे धीरे बढ़ने लगी, जैसे 20 की स्पीड से विंड ब्लो कर रही, 20 से 22, 23, 24 धीरे धीरे बढ़ने लगी स्पीड, तो एनीमोमीटर सबसे पहले डिटेक्ट कर देगा और कंट्रोलर को बता देगा कि हाँ स्पीड बढ़ रही है। तो क्या करेगा, ये सिग्नल सीधे भेज देगा ब्रेक को। ब्रेक लगा के अगर आइडियल जितना पे मूव कराना चाहिए, जितने के लिए सेटअप बना हुआ है उतना हो रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर स्पीड बढ़ने लगती है तो ये ब्रेक को सिग्नल भेजेगा कंट्रोलर, और ब्रेक लगने लगेगा हल्का, वापस से स्पीड इसका नॉर्मल कर दिया जाएगा। उसी के साथ विंड वेन होता है। विंड वेन होता है क्या कि विंड का डायरेक्शन के लिए, ये भी उसी तरह से काम करता है। मान लेते हैं कि अभी ईस्ट टू वेस्ट विंड ब्लो हो रही है, मान लेते हैं थोड़ा देर में विंड का डायरेक्शन चेंज हो गया, नॉर्थ टू साउथ हो गए, तो ये रोटर अगर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रहेगा तो ये तो हो नहीं सकता। इसीलिए विंड वेन तुरंत इसको सिग्नल दे देगा कि विंड की डायरेक्शन चेंज हो गई है, इसलिए आप पूरे इस जो नकेल जो सिस्टम है इस पूरे को रोटेट करो। इस पूरे को रोटेट करने के लिए यहाँ पे यो मोटर लगा रहता है, इस टावर पे ही अटैच रहता है। यो ड्राइव से ये पूरे मैकेनिज्म, ये जो होल जो नकेल है इसको ही मूव करा देता है, हल्का सा शिफ्ट करा देगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो हो रही है, जिससे इसकी इफिशियंसी पूरी सी बढ़ सके। तो ये दोनों काम होता है, विंड डायरेक्शन के लिए एडजस्टमेंट कर देता है, और एनीमोमीटर विंड के स्पीड करने की डायरेक्शन करना। उसके साथ साथ रोटर्स, जहाँ पे ये जो ब्लेड्स है जो रोटर्स में अटैच होते हैं, यहाँ पे भी गियर लगाता है। ये इस जो ब्लेड्स है इसके भी एंगल को वेरी कराते हैं। मान लेते हैं कि स्पीड थोड़ी सी विंड की थोड़ी सी कम हो गई, तो इसको थोड़ा सा बेंड कर देगा, ज्यादा बेंड हो जाएगा, तो विंड की स्पीड थोड़ी कम भी है, लेकिन ब्लेड की जो बेंड है वो ज्यादा होने के कारण ये फिर से स्पीड अपना ले लेगा और पूरा स्पीड बढ़ेगा। पूरे मैकेनिज्म होती है इसका जनरेटर। फाइनली क्या होता है कि ये जनरेटर से मैं ये इसको रोटेट कराना और इससे इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, और ये काफी बड़ा मैकेनिज्म, इतना बड़ा होता है कि इसमें आराम से आदमी जाके इसको मेंटेन कर सकता है। ग्रीजिंग हो गया ये सब के लिए आराम से इसमें घुस के इसको सही कर सकता है, ग्रीसिंग करना हो, मेंटेनेंस करना हो, ये सब कर सकता है। इसमें से डीसी करंट जनरेट होती है, डायरेक्टली करंट, एसी करंट, इसको एसी करंट में कन्वर्ट किया जाता है बाद में जाके। और इसके साथ ही इसके जो मोटर लगे रहते हैं, ये कोई ऐसे नॉर्मल मोटर्स तो होते नहीं, इसमें नाइवेडियम मैग्नेट के मोटर्स लगे रहते हैं। मैग्नेट का यूज होता है जो कि बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं और इससे बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट जनरेट होता है। तो ये हो गया पूरा इसका मैकेनिज्म कि कैसे इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसके बाद इससे जो डीसी करंट निकलती है उसको नीचे में इसके जो बेसमेंट है वहां पे एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, उसे एसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एसी में कन्वर्ट होके अब बाकी सारे को एक साथ जोड़ के और फिर ये ग्रिड लाइन से जोड़ दिया जाता है, ट्रांसमिशन के लिए भेज दिया जाता है। विंड पावर इन द वर्ल्ड देखते हैं कि क्या क्या है। तो अभी के जो जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी के लिए तो 733 गीगावाट है। हो सकता है आप जब वीडियो देख रहे हो तो उस समय बढ़ गया हो, तो ये अपडेट करने की चीज है। तो टॉप 10 कंट्री को देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री। तो सबसे नंबर 1 पे चाइना। तो चाइना 281 गीगावाट का यूज करता है, तो 281 गीगावाट। और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स है 117 गीगावाट। उसके बाद जर्मनी है 62। हमारा प्यारा भारत कितना जनरेट करता है? तो 38 मेगावाट इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसके बाद स्पेन है, यूनाइटेड किंगडम और भी कंट्री। तो ये रैंक 1 पे चाइना है, रैंक 2 पे यूनाइटेड स्टेट, रैंक 3 पे जर्मनी, रैंक 4 पे अपना प्यारा भारत। विंड पावर इन इंडिया में देखते हैं कि तो वर्ल्ड में देख लिया अपना इंडिया का पोजीशन क्या है। अभी इंडिया में देखते हैं किस स्टेट का क्या पोजीशन है और टोटल कैपेसिटी क्या है। तो 28 फरवरी 2021 को टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है इंडिया में? तो 38.789 गीगावाट की है। अब फोर्थ लार्जेस्ट तो है ही, तो हमने जान ही लिया। उसके बाद जो सबसे लार्जेस्ट जो फार्म लगा, विंड फार्म लगा है, मुंडपल में लगा है, ये 1.5 गीगावाट है, मतलब 1500 मेगावाट, इसको 1.5 गीगावाट भी बोल सकते हैं। ठीक है,
कंस्ट्रक्शन ऑफ विंड एनर्जी अबाउट जो कंट्रीब्यूशन है इसका वो कितना है, 10% के आसपास है, ये कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया के टोटल एनर्जी जितना खपत है उसमें से 10% ये विंड एनर्जी से हमारा आता है। तो स्टेट वाइज देख लेते हैं कि कौन सा स्टेट कितना कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो सबसे हाईएस्ट जो है वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु 9 गीगावाट का कैपेसिटी रखता है। उसके बाद गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है। तो ये टॉप 3 राज्य हैं जो सबसे टॉप 3 में है जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। उसका कर्नाटक, राजस्थान भी है। ठीक, आगे रहता है एडवांटेज क्या है विंड टरबाइन का फॉर्म का। तो एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो एडवांटेज ये है सबसे बड़ा कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉस्ट है वो बहुत ही कम पड़ता है। 1.5 रुपीज से 4.5 पर किलोवाट पर आवर का पड़ता है, जो वन ऑफ द चीपेस्ट। इसके साथ ये क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसमें कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, ना विंड पॉल्यूशन होता है, ना लाइट पॉल्यूशन होता है, ना किसी, हाँ थोड़ा बहुत तो साउंड जनरेट होता है, वो एक ड्रॉबैक में आता है, लेकिन एयर पॉल्यूशन के नाम पे कुछ भी नहीं होता है। वाटर का कोई यूज नहीं होता है, ना सी वाटर का यूज करता है, ना फ्रेश वाटर का यूज करता है। किसी भी तरह का वाटर का कोई जरूरत नहीं। मेंटेनेंस बहुत लो कॉस्ट इसमें मेंटेन लगता है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन 0 होता है। इसके साथ इसमें कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं रहता। बाकी किसी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कन्वेंशनल सोर्स से लेके जाए, अगर कोयले से बिजली बनाते हैं तो उसका जो राख निकलता है फिर उसको भी हैंडलिंग करना पड़ता है। तो इसमें कोई भी किसी भी तरह का वेस्ट नहीं निकलता है। एक काफी वन ऑफ द बेस्ट क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है इसका कॉस्ट। अभी के लिए इसका कॉस्ट काफी हाई है, क्योंकि इसमें जो इसके नकल में जो इसके मोटर्स लगते हैं वो इसके काफी, जो टरबाइन लगा रहता है वो काफी हाई कॉस्टली आता है। उसके साथ इसका जो कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना, ये सब बहुत महंगा पड़ जाता है। इसलिए इसका कॉस्ट ओवरऑल थोड़ा हाई पड़ जाता है। लोकेशन बेस्ड होता है, कहीं पे भी इसको हम नहीं लगा सकते। ये सबसे बड़ा इसमें डिसएडवांटेज होता है। हम जहाँ चाहें, जैसे कि कोयले की फैक्ट्री है, जैसे कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। बस वहाँ पे रेलवे लिंक कर दिया जाए जो भी, या फिर अदर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जैसे कि सोलर एनर्जी प्लांट, वो हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। जहाँ पे सनलाइट आती है वहाँ पे आराम से लगाते हैं। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है। इसमें जहाँ पे विंड ब्लो होती है तो सी कोस्ट इसके लिए बेस्ट है, या फिर जहाँ पे सालों भर विंड फ्लो करते रहती है, ऐसे ऐसे लोकेशन अर्थ पे जहाँ जाए तो वहाँ पे ये बेस्ट रहता है। अच्छा, इसका एक और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो बार बार न्यूज में आता रहता है, इसके जो विंग्स जो रोटेट करते रहते हैं, सॉरी विंग्स नहीं, इसके जो ब्लेड्स जो रोटेट करते रहते हैं, उसके कारण बर्ड्स जो रेयर स्पीसीज है वो मूव करती है और ये इसमें कट हो जाती है। तो वो उसके कारण काफी नुकसान होता है। साथ ही साथ इसके साथ थोड़ा साउंड का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो इतना हाई बड़ा सा जो रोटरी घूमता है तो थोड़ा साउंड भी जनरेट करता है। फैक्ट कुछ देख लेते हैं। तो मोस्ट पावरफुल और मोस्ट टॉलेस्ट और लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट 24 आवर प्रोडक्शन जो किया जो विंड टरबाइन, वो है नीदरलैंड में, रोटरडैम के शहर में, नीदरलैंड देश में लोकेटेड है। और ये कितना पावर जनरेट करता है? तो 12 मेगावाट का ये पावर जनरेट करता है। जनरली 1.5 से 2 मेगावाट का होता है, ये 12 मेगावाट का है। ये एक सैंपल पीस लगाया गया था, ये सबसे हाईएस्ट इतना है अभी वर्ल्ड में। हाइट कितनी है? 150 मीटर हाइट। और टिप हाइट कितनी है? मतलब अगर विंग्स टू इसके जो ब्लेड्स है उसकी हाइट मिला के पूरी देखी जाए तो 260 मीटर के है, सबसे लार्जेस्ट है। जिसका रोटर है जो 220 मीटर का है। और जो स्वेप्ट एरिया जो है, जो रोटर हो गया 220 मीटर का हो गया, उसका जो स्वेप्ट एरिया जो है 38,000 मीटर स्क्वायर का है, वन ऑफ द लार्जेस्ट। और इसका जो प्रोडक्शन है, इसको हाईएस्ट नापा गया था 24 आवर्स में 312 मेगावाट ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया था। अब आपने आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो इंडिया की रैंकिंग, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको तो आंसर पता चली गया कि इंडिया की रैंकिंग क्या है वर्ल्ड में। इसका सही आंसर है फोर्थ पोजीशन अभी इंडिया का है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और वीडियो का जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल knowledge_abc पे मैं अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।